मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। यदि आप उस स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान देकर अगर समझते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कराधान में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपका जो कराधान का हमारा टॉपिक चल रहा था, अब आपके अध्याय 8 प्रश्नावली आज 2 की शुरुआत हम इस वीडियो से करेंगे। और इस वीडियो प्रश्नावली 2 की शुरुआत करने से पहले हम इस वीडियो की कुछ बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 2 के सवालों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो पहले बात आती है कराधान। कराधान क्या होता है? तो कराधान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कराधान का अर्थ है कि एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत किसकी बात की गई हो, कर की बात की गई हो। एक ऐसा नियम या एक ऐसा अधिनियम जिसके अंतर्गत किसकी बात की गई हो, कराधान। अब नियम वह कैसा होता है? देखिए, इसके तहत कुछ नियम रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत सरकार हमारे ऊपर क्या करती है, कर लगाती है। तो हम कर यानी कि टैक्स, जिससे सरकार हमें क्या लगाती है, टैक्स। आपने कभी सोचा है कि सरकार द्वारा जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, जो सरकारी वेतन भोगी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन देती है, तो वह पैसा सरकार के पास आता कहां से है? तो देखिए, सरकार हमारे ऊपर क्या करती है, एक टैक्स लगाती है, कर लगाती है, जिससे वह कर लगा करके धन इकट्ठा करती है और उसी धन को वह समाज कल्याण के लिए खर्च करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कराधान कहते हैं। अब देखिए, कराधान का जो आपका प्रश्नावली 2 है, उसके जो कुछ सवाल आएंगे, मैं इसमें से एकदम इंपॉर्टेंट आपको स्टेप बताने जा रहा हूं। अगर उस स्टेप को आप फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो निश्चित ही है कि आपको किसी भी प्रकार की कराधान में देखिए, कराधान के अंतर्गत आपका जो सवाल मिलेगा ये लंबा चौड़ा होगा। उसको हम धीरे धीरे उसको पढ़ करके सवाल को स्टेप बाय स्टेप हम उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल को पढ़ने के बाद जो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1, जो स्टेप 1 होता है, उसमें हम गणना करते हैं किसकी, सकल आय की। किसकी गणना करते हैं, सकल आय की। अब सकल आय क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति की, जो प्रश्न में दिया रहेगा, किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय जो होती है, वार्षिक आय, वह क्या कहलाती है, सकल आय। तो किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय क्या कहलाती है, सकल आय कहलाती है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, सकल आय की गणना करेंगे, जो कि क्या दर्शाता है, उसकी वार्षिक आय। देखिए, यह स्टेप जितने बताए जाएंगे, अभी आप फिलहाल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इसके बाद मैं एक सवाल आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, इन्हीं स्टेप के पर आधारित। तो ये एकदम बिल्कुल से मक्खन हो जाएगा आपका सारा स्टेप और सारा सवाल भी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम वार्षिक आय, और जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम गणना करते हैं धारा 80C के अंतर्गत छूट। धारा सी के अंतर्गत छूट। तो देखिए, धारा सी के अंतर्गत छूट क्या होता है कि जैसे दान को छोड़ करके, कोई भी दान रहेगा तो इसमें ऐड नहीं होगा, आपको प्रश्न में दिया रहेगा। दान को छोड़ करके बाकी सब कुछ जहां पे वह धन व्यक्ति इकट्ठा करता है, वह किसमें आएगा, धारा 80C के अंतर्गत छूट। जैसे कि अगर वह जीवन बीमा निगम में पैसा क्या करता है, जमा करता है। कोई व्यक्ति अगर LIC में पैसा डालता है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, 80C के अंतर्गत। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, 80C के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब कि वह दान न कर रहा हो, अपने धन को इकट्ठा कर रहा हो, अपने धन को कहीं पे लगा रहा हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हो, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, स्टेप 2 के। तो उसकी हम गणना कर लेंगे। जैसे अगर प्रश्न ऐसा देता है कि LIC में कोई व्यक्ति इतना जमा कर रहा है तो, और इतने का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो सभी वह किसमें आ जाएंगे, धारा 80C के अंतर्गत छूट में, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। अब अगला आता है स्टेप 3। तो देखिए, स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3, तो थर्ड स्टेप में आपका होता है कुल बचत। तो कुल बचत में क्या होता है, देखिए, जितने भी धन इसमें इकट्ठा कर रहा होगा, जैसे LIC में, राष्ट्रीय बचत पत्र में, जितना भी स्टेप 2 में आएगा, उस स्टेप 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, स्टेप नंबर 3 निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप 3 है। अब अगले क्रम में जो स्टेप 4 है हमारा, स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारा क्या होता है, कटौती। स्टेप 4 में क्या होता है, कटौती। कुल बचत में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 को जोड़ देंगे, स्टेप 2 को जोड़ेंगे, स्टेप 2 को जोड़ेंगे। और इसमें क्या होगा, दान को छोड़कर सभी राशि, दान को छोड़कर सभी
राशि, दान को छोड़ करके सभी राशियां किस में आएंगी? 80C के अंतर्गत छूट में। अब देखिए कटौती, इसको हम छूट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? छूट। अब देखिए उसमें प्रश्न में आपको रहेगा कि यह तो इतना दान कर रहा है, इतना इकट्ठा कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उसके बाद जो देखिए धारा 80C के अंतर्गत हम छूट ज्ञात करेंगे, उसमें एक लिमिट देगा आपके सवाल में, बोलेगा कि 1 लाख के अगर अंदर तक रहता है तो उसका ब्याज कितना होगा? 0 होगा। अगर बोलता है कि 1 लाख के अंदर तक की अगर यह धनराशि आती है 80C के अंतर्गत छूट, सपोज दैट मैं 1 लाख बता रहा हूं, आपके प्रश्न में प्रश्न के हिसाब से हम देख लेंगे, तो उसी की न्यूनतम राशि क्या कहलाती है? छूट कहलाती है। जैसे अगर आपका बोल रहा है कि 1 लाख रुपए से नीचे तक के सभी कर क्या है? कर से मुक्त है। ये जो राशि है 1 लाख से नीचे तक की सभी राशियां कर से मुक्त हैं, तो यहां छूट में क्या आएगा? अगर हमारा ये राशि जोड़ करके 1 लाख से कम आती है तब तो हम उस पूरे राशि को लिख लेंगे। अगर ज्यादा आती है, जैसे सपोज कीजिए कि इसको जोड़ने पे, इस प्रश्न में जो दिया रहेगा, इसको जोड़ने पे अगर 1,10,000 आ जा रहा है और बोला रहेगा कि 1 लाख तक ही छूट है, तो हम कितना लिखेंगे इसमें? हम 1 लाख ही इसमें लिखेंगे। अगर 1 लाख से कम रहेगा, जैसे 80,000 ही हमारा आया, तब हम इसको 80,000 ही लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा छूट। तो छूट हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब स्टेप नंबर 5 जो है आपका, स्टेप 5 में हम क्या करते हैं? धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान। तो देखिए इसमें जो धारा 80C था उसमें हम दान को क्या करते थे? छोड़कर, और इसमें जो दान दिया रहेगा, टोटल दान, कुल दान, जितने भी दान रहेंगे इसमें आ जाएंगे कुल दान। अब इसमें भी कुछ लिमिट दिया रहेगा कि इतने % तक छूट है, तो उसको हम जब सवाल करेंगे तो आपको बेहद अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 80G के अंतर्गत जितना भी दान दिया रहेगा उसका कैलकुलेशन करके हम स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला स्टेप हमारा है स्टेप 6। तो स्टेप 6 में आपका क्या होता है? कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हम क्या करते हैं? देखिए सकल आय में से, ये जो सकल आय है, संपूर्ण आय है, सकल आय माइनस सकल आय में से हम क्या करते हैं? कटौती, सकल आय में से जितना हमें कटौती मिलती होगी, कटौती, और माइनस, इसी में से हम माइनस कर देते हैं किसको? कुल दान को, यानी कि दान, कटौती माइनस दान। अगर यहां पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है। तो कटौती प्लस दान को जोड़ करके हम सकल आय में से घटा देते हैं। तो स्टेप नंबर 6 यानी कि कर योग्य आय हमारी निकल के आती है। अगले क्रम में जो आपका स्टेप 7 है, स्टेप 7 है जो, वह है आयकर। क्या है? आयकर। अब देखिए आयकर क्या होता है? यहां पे हमारी जो भी जुड़ी हुई राशि मिलेगी, एक टेबल आपको दिया रहेगा, प्रश्न में आपको एक टेबल दिया रहेगा, बोलेगा कि इतना से इतने तक में ब्याज इतना है, इतना से इतने तक में ब्याज इतना है, तो उस कुल जुड़ी हुई राशि का हम टोटल ब्याज निकाल लेंगे, तो वह किसका मान हो जाएगा? हमारा आयकर का मान हो जाएगा। यानी कि हम जुड़ी हुई राशि का हम प्रतिशत निकाल लेंगे। जुड़ी हुई राशि यानी कि जो राशि हमें आएगी उसको जोड़ करके जितना प्रतिशत उसमें ब्याज बोला रहेगा, ऐड किया रहेगा, उतने प्रतिशत ब्याज को निकाल लेंगे, तो वह हमारा क्या आएगा? आयकर आएगा। यह हमारा क्या था? स्टेप नंबर 7। अब अगले क्रम में जो देखिए आपका स्टेप नंबर 8 है, स्टेप 8। देखिए इसमें से क्या है, अगर आपको जैसे कि अगर प्रश्न में दान दिया ही नहीं है तो आप इस स्टेप को, 5वां स्टेप को छोड़ देंगे, फिर अगले स्टेप में आ जाएंगे कर योग्य आय में। जैसे अगर बोल रहा है कि अगर अंतर्गत जो 80C के अंतर्गत छूट, यानी कि जो दान को छोड़ करके जैसे जीवन बीमा निगम वगैरह है, तो ये अगर नहीं दिया है तो आप इस स्टेप को छोड़ देंगे। जो चीज प्रश्न में दिया रहेगा बस उसी स्टेप को हम हल करना है, जो नहीं दिया रहेगा और जो पूछा रहेगा, जैसे हमें कर योग्य आय की गणना करनी है तो इतने ही पे हम छोड़ देंगे, बाकी का स्टेप नहीं करेंगे। तो देखिए आयकर हमारा इस प्रकार से निकाल लेते हैं। आयकर के बाद आता है हमारा शिक्षा उपकर। क्या आता है? शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर देखिए जितना हमारा आयकर निकल के आया रहेगा, आयकर का हम अगर आयकर का 2% निकाल दें तो वह क्या कहलाएगा? शिक्षा उपकर कहलाएगा। अगले स्टेप में जो आपका स्टेप नंबर 9 है वह है उच्च शिक्षा उपकर। उच्च शिक्षा उपकर। तो उच्च शिक्षा उपकर में देखिए आयकर जितना आया रहे होगा, आयकर का
आयकर का 1%। देखिए क्या है कि जब कोई व्यक्ति जैसे धन इकट्ठा करता है तो उसमें सरकार कुछ शिक्षा कर लगाती है, यानी कि जैसे धन इकट्ठा करने का यह भी एक रूल है कि वह शिक्षा कर कितना प्रतिशत लगाती है, उसके आयकर का 2% उसका शिक्षा कर लगाया जाता है और आयकर का 1% शिक्षा उपकर लगाया जाता है। तो शिक्षा उच्च शिक्षा उपकर कितना है, आयकर का 1%। अब आपका स्टेप नंबर आपका जो 10 आता है, स्टेप 10। तो स्टेप 10 आपका होता है देय आयकर। तो देय आयकर में देखिए क्या होता है, देय आयकर में हम आयकर प्लस शिक्षा उपकर और प्लस हम उच्च शिक्षा उपकर को जोड़ देते हैं, उच्च शिक्षा उपकर। यानी कि हम स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 को तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 10 प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, देय आयकर। अब देखिए अगला स्टेप, देखिए अगर इतने पे ही देय आयकर की ओर पूछे रहेगा तो इतने ही पे छोड़ देंगे। अगला स्टेप जो स्टेप आपका 11 है, स्टेप 11, वह होता है आपका 11 माह का देय आयकर। 11 माह का देय आयकर आपका स्टेप नंबर 11 है। तो इस 11 माह का देय आयकर बराबर क्या होता है, 11 इंटू 1 माह का देय आयकर। यानी कि हम 11 में 1 माह का देय आयकर गुणा कर देंगे तो वह 11 माह का देय आयकर हो जाएगा। अंतिम में हमारा आता है शेष देय आयकर। यहां पे हम लिखते हैं आपका शेष देय आयकर। तो देखिए शेष देय आयकर ये स्टेप 12 है, स्टेप 12 है शेष देय आयकर। इसमें हम क्या करते हैं, आयकर में से देय आयकर माइनस 11 माह का देय आयकर। देय आयकर में से 11 माह का हम देय आयकर को घटा देते हैं तो हमें शेष देय आयकर होता है। तो इस प्रकार से आपका कराधान के टोटल 12 स्टेप हैं। देखिए यही हमारा स्टेप 12 स्टेप है आपके कराधान के। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, इन 12 स्टेप को आप एक पन्ने पे लिख लेंगे। पन्ने पे लिखने के बाद एक साइड में रख देंगे। फिर हम जब सवाल अभी लगाएंगे तो आप इस स्टेप को जो पन्ने पे लिखे रहेंगे उसे साइड में रखे रहेंगे, उस स्टेप से सवाल को मिलाएंगे और सवाल को समझेंगे। तो आइए एकदम सहज सरल और आसान भाषा में एकदम बेसिक से हम आपके प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 1 लेते। तो देखिए आपकी प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में एक शासकीय कर्मचारी का वार्षिक आय, देखिए इसमें वार्षिक आय यानी सकल आय दे रखा है, कितना है, किराया मकान भत्ता छोड़ करके कितना है, 4,10,000 रुपए है। यदि वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है और वह 25,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है और प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% जो कि कर क्या है, कर से मुक्त है, उसमें कितना जमा करता है, 20,000 रुपए जमा करता है तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपए जमा करता है, जिसमें से केवल 50% छूट उसको मिलता है और उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की आपको गणना करनी है। इसमें आपको देय आयकर पूछ रहा है, जो कि आपका देय आयकर स्टेप नंबर 10 है। तो देय आयकर की गणना आपको करना है और सभी बचत जो दे रहा है 1 लाख रुपए से कर मुक्त है, 1 लाख से कम पर कोई भी कर नहीं है। और एक सारणी दी है जिसमें आपको कर की सीमा दिया है और आयकर की दर दिया है। तो आइए सबसे पहले सीक्वेंस से एकदम सवाल करते हैं। आप एक जितने भी स्टेप बताए आप लिख करके एक पन्ने पे रखे रहेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि आपका स्टेप नंबर 1 क्या है। हम पहला का हल कर रहे हैं, सवाल नंबर 1 का हल। देखिए पहले स्टेप में हम सबसे पहले देखिए स्टेप यहां हम नहीं लिखेंगे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस हम डायरेक्ट हल करेंगे। देखिए पहले स्टेप में हमारा क्या था, सकल आय, क्या था, सकल आय। तो देखिए इस व्यक्ति की जो सकल आय है वह कितनी है, सकल आय इस व्यक्ति की 4,10,000 है। तो 4,10,000 इसकी क्या हो जाएगी, सकल आय हो जाएगी, 4,10,000 रुपए इसकी सकल आय। अब देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, धारा 80C के अंतर्गत, धारा 80C के अंतर्गत इतना हम लिखेंगे, बस स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं डालेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे धारा 80C के अंतर्गत छूट। तो धारा 80C के अंतर्गत छूट इसमें किसमें इकट्ठा कर रहा है पैसा, देखिए 4,000 रुपए प्रति माह, वह 4,000 रुपए प्रति माह अपने सामान्य भविष्य निधि, क्या दान को छोड़कर सभी राशियां इसमें आ जाती हैं, तो सामान्य भविष्य निधि में
भविष्य निधि में कितना जमा करता है? सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए प्रति माह जमा करता है, लेकिन हमें हमेशा क्या निकालना है? हमेशा वार्षिक निकालना होता है। तो 4,000 रुपए अगर यह प्रति माह जमा कर रहा है तो साल भर में कितना जमा करेगा? 4 × 12 यानी कि 12 चौक 48,000 रुपए यह इसमें क्या करेगा? जमा करेगा 48,000 रुपए। और जीवन बीमा में वह कितना करता है? 24,000 वार्षिक। तो ये वार्षिक खुद दिया हुआ है। तो देखिए जीवन बीमा को हम लिखते हैं सीधे सीधे LIC। तो LIC में वह कितना जमा करता है? 24,000 रुपए। आप इसको जीवन बीमा पूरा लिख लेंगे, जीवन बीमा प्रीमियम, ठीक। और क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है कितने का? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है आपका 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का क्या करता है? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो इतना तो हमारा 80C के अंतर्गत छूट हो गया। देखिए इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, जितना भी प्रश्न में आपके दिया है सब वही लिखे हैं। तो स्टेप 2 ये हो गया। अब स्टेप 3 क्या आता है? कुल बचत। स्टेप 3 क्या आता है? कुल बचत। तो हमने स्टेप 3 में जो आपको कुल बचत बताया था, तो कुल बचत की हम गणना कैसे करते हैं? इसमें जितना भी रहता है स्टेप 2 में सभी को जोड़ देते हैं तो कुल बचत होती है। तो देखिए ये 0 0 0 और 8 4 12 5 12 5 17 की 7 और हासिल 1 5 2 7 2 9 97,000 रुपए यह क्या करता है? कुल बचत करता है। तो इस प्रकार से हमारा 3 स्टेप बिल्कुल सहज सरल और आसान था, जो कि इस प्रकार से 3 स्टेप तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए चौथा स्टेप क्या है? कटौती या छूट होता है। कटौती या छूट। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि 1 लाख के नीचे से की जो राशि है वह क्या है? कर से मुक्त है। तो ये देखिए कुल बचत जो है 97,000 है, 1 लाख से नीचे है, जो कि स्टेप नंबर 4 में हम बताए थे कि अगर उस राशि से कम होता है तो इसी राशि को हम पूरा लिख देते हैं। तो 97,000 उसका क्या हो जाएगा? कटौती। 97,000 कटौती हो जाएगी। यानी ये 4,10,000 था तो 97,000 तो वो इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो 4,10,000 में से 97,000 कम होगा। नॉर्मली सोच सकते हैं। अब देखिए तो इस प्रकार से हमारा स्टेप नंबर 4 हुआ। अब स्टेप नंबर 5 में हमारा होता है, स्टेप नंबर 5 होता है 80G के अंतर्गत दिया गया दान। 80G के अंतर्गत दिया गया दान। तो यह देखिए दान किसमें दे रहा है? 80C के अंतर्गत दिया गया, 80G के अंतर्गत दिया गया दान। देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना जमा कर रहा है? 20,000 रुपए जमा कर रहा है, जो कि क्या है? कर से मुक्त है। 100% कर से मुक्त है, यानी कि इस पर कोई भी कर नहीं लगाया जा रहा है। 100% कर से मुक्त है, यानी क्या करेंगे इसमें? 100/100। 100% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब बटे 100। कितने प्रतिशत? 100%। तो 100/100 यानी 100 से 100 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा क्या कह रहा है? वृद्धा आश्रम में यह कितना जमा करता है? 12,000 रुपए जमा करता है। कितना जमा करता है? 12,000 रुपए। इस पर कितने की छूट है? 50% का। तो का मतलब होता है गुणा, 50 का मतलब 50 और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? बटे 100। तो 100 से 1 0 से 1 0, 1 0 से इसका 1 0, तो 12 पंचे 60 कितना हुआ? ये 60 हुआ और 2 0 इसके आगे है, तो 2 0 यानी कि कितना हो गया? 6,000 रुपए हो गया। अब देखिए आपका आता है कर योग्य आय। अगला स्टेप जो होता है वह होता है कर योग्य आय। तो कर योग्य आय हमने बताया था। अगले स्टेप में जो कर योग्य आय होता है उसमें क्या करते हैं हम? सकल आय में से हम क्या करते हैं? कटौती यानी कि छूट को और प्लस दान को क्या करते हैं? घटा देते हैं। सकल आय में से कटौती और दान को घटा देते हैं। सकल आय कितनी है? 4,10,000 है, तो ये आपका हो गया 4,10,000 और माइनस कटौती कितना है? कटौती आपका 97,000 है, तो ये हो गया आपका 97,000 और प्लस दान कितना है? 20,000 और 6,000 यानी कि कितना है? 26,000 आपका कितना है? दान है। तो 26,000 दान हुआ और 97,000 आपकी कटौती हुई। तो 4,10,000 में से हमें कितना निकालना है? 4,10,000 में से 97,000 और 26,000 इसको जोड़ते हैं। देखिए 3 शून्य और 7 6 13 की 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 9 2 11 और 1 12, 1,23,000 रुपए होता है। 4,10,000 में से 1,23,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका? 4,10,000 में से 1,23,000 निकालेंगे तो ये आपका 0 0 0 3 0 और 3 7 में से 3 गया 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 40 बचा, 40 में से 12 निकला 28,700 रुपए इसका क्या है? कर योग्य आय है।
कितना है, कर योग्य आय है। अब देखिए हमारा अगला स्टेप जो होता है, वह क्या होता है, आयकर। आयकर, तो आयकर में हम क्या करते हैं, देखिए आयकर के लिए एक टेबल आपको दिया है, उसमें कह रहा है कि 2 लाख तक कोई भी कर नहीं लग रहा है। जो टेबल आपका दिया है जिसमें देखिए एक तरफ कर की सीमा लिखा है, दूसरी तरफ कर की दर लिखा है, आयकर की दर। तो देखिए 2 लाख तक कितने ब्याज है, 0 ब्याज है। 2 लाख तक 0 ब्याज है और 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10% ब्याज लगता है। तो देखिए 2 लाख तक तो कोई ब्याज नहीं है, तो कितना बच रहा है, 2,87,000 रुपए है। तो 2 लाख पे तो आपका ब्याज से मुक्त है, तो कितना बचा, 87,000। और 87,000 बोल रहा है, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक, यानी कि 2 लाख से अधिक जो है 5 लाख से कम है, उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 10% का। तो 10% का मतलब हुआ 10/100। अब देखिए इस जीरो से आपका ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कटा, तो कितना बचा आपका 8,700 रुपए। आयकर इसका कितना आया, 8,700 रुपए। आगे कह रहा है कि इसमें शिक्षा कर, तो देखिए यह हमारा आयकर निकल के आया। अब इसमें देखिए 2 चीज और दिया है, शिक्षा कर और उच्च शिक्षा उपकर दिया है। शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर दिया है। तो शिक्षा उपकर कितना, 2% होता है, और उच्च शिक्षा उपकर, तो उच्च शिक्षा उपकर और शिक्षा उपकर दोनों दिया है, उपकर। तो हम जानते हैं कि दोनों किस पे लगते हैं, आयकर पर। 2% शिक्षा उपकर लगता है, 1% उच्च शिक्षा उपकर लगता है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3%। किसका, आयकर का। तो आयकर का ये हो जाएगा आपका आयकर का 3%। आयकर का 3% होता है। तो आयकर कितना है आपका, 8,700 रुपए है। और इसका का मतलब होता है गुणा 3%। 3 का मतलब प्रतिशत का मतलब बटे में कितना, 100। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना होगा, 21। 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक कितना होगा, 24। और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो 261 आया। अब हमें ज्ञात करना है, अगला स्टेप जो होता है वह होता है देय आयकर। हमें गणना करनी थी देय आयकर की। तो देय आयकर बराबर क्या होता है, आयकर प्लस उच्च शिक्षा उपकर। देय आयकर बराबर होता है आयकर प्लस उच्च शिक्षा उपकर और प्लस शिक्षा उपकर। तो शिक्षा आयकर कितना है, 8,700 है। तो ये हो गया आपका बराबर में 8,700 प्लस शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर मिलाकर के कितना आया है, 261। तो ये आपका हो जाएगा 261। अब इसमें देखिए जोड़ेंगे तो 1 में 0 जुड़ेगा 0 1, और 6 में 0 जुड़ेगा 6, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8,961 रुपए उसे कुल देय आयकर जमा करना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी स्टेप को फॉलो करके इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप चैनल पर अगर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए